कैमरे के पीछे का आदमी, और ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है कैमरे के पीछे कि लोगों तक तो फाइनल प्रोडक्ट पहुंचता है ना। अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने ऐसे देखा, सिर्फ हाथ ऐसे हिलाया, वो हाथ का एक्साइटमेंट का जवाब पेट फूट के धड़ाम से नीचे, चोट लगी ये लगे, लेकिन उन्होंने कहा अरे अरे देखिए साहब संभालिए। ये दूसरी लाइन सुन के और दिल के हमारे बारे में फिक्रमंद है वो, ये सोच के हम और खुश। सर किस्सा मुझे वो जाना था, बच्चन साहब की चप्पल चोरी हो गई इलाहाबाद से। हाँ चोरी कर, स्टेज पे चढ़े तो अब क्या होता है सर कि बड़े आदमी की कोई भी चीज कहने को ना कि मोहल्ले में शान है कि अबे हम तबवा की चप्पल हम ही चुराए रहे। मुझे बॉडीगार्ड वाला वो किस्सा सुनना था जो आपने लगातार रात भर सीन ले। तो ये था कि बॉडीगार्ड पिक्चर में सलमान सर का इंट्रोडक्शन कैसे होगा। तो शरद सक्सेना को फोन लगाते हैं असरानी जी, यहाँ ये काम करो, भेज रहा 4-5 लोगों को। तो शरद सक्सेना का बोलता था कि अरे भाई ऐसा है कि 8-10 लोगों को भेजने से बेटर है एक बॉडीगार्ड भेज देता हूँ। अब गोविंदा एक एक्टर थे सर, किस सीन को कब कहाँ कैसे घुमा दे आपकी समझ के बाहर है। तुमने गलती की, मार डालूंगा मैं तुम्हें। तो बोलता मुझे कौन बचाएगा, इसका सीन हो गया। तो दिलीप साहब बचाएंगे, मार डालो मुझे मार डालने से अगर तुम्हारे जीवन में कुछ होगा मार डालो मुझे। अब सीन मेरा हो गया। अमरीश पुरी जी के साथ आपकी बहुत दोस्ती थी। अमरीश जी अकेले आदमी थे, अकेले एक्टर थे सर इंडस्ट्री में इतने सालों में मैंने देखा। आप पैकअप बोलो, अकेला आदमी था कभी खुश नहीं होता है। अच्छा कुछ रह तो नहीं गया, वो क्रोज ले लो, देख लो। सर बता रहे थे एक दिन की जैसे संजय दत्त के बारे में बता रहे थे, वो अपने डायलॉग क्या आता है कि ठीक है जो लिखा हुआ है चल तू बोल दे। हाँ बांट देते हैं, मतलब संजय दत्त और सलमान खान साहब ये दो लोग ऐसे हैं कि उनको वो लोग बांट देते हैं, उनको खुद नहीं बोलना है। तू मेहनत कर भाई, मैं खड़ा हुआ हूँ, यही बहुत बड़ा स्टार्टअप है मेरा। हम भी कभी फिल्में करते हैं तो हमको लगता है यार ये फिल्म कमाल होगी, कमाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कुछ होता नहीं है। सर हम लोग भी पिक्चर बनाते हैं, हर सीन हमें लगता है कि ये सीन शोले की तरह याद रहेगा, क्यों बे कालिया तेरा क्या, हर फिल्म हमारी शोले हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक खान और ये है शिवम यादव। एक बार फिर लेकर आए बड़ी बात, और इस बार बड़ी बात में ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं जो है तो फिल्म से जुड़ा हुआ, लेकिन शायद आपने उसे देखा नहीं। कैमरे के पीछे जो हलचल होती है, जो हरकत होती है, और जो वहाँ से कैमरे के पीछे से हमको मिलता है एक्टर्स को, और जो हम आपके सामने पेश करते हैं, उनका कितना बड़ा हाथ होता है, कितना बड़ा योगदान होता है, शायद आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उनको कैमरे के सामने लाना हमारा फर्ज था, लाजमी था कि हम उनसे रूबरू कराएं आपको। तो लीजिए पेश है आज कैमरे के पीछे के जबरदस्त टैलेंटेड आलोक उपाध्याय। नहीं सर, नमस्ते सर, इतना लंबा इंट्रोडक्शन हमारे, मतलब सर मैं बताऊं बहुत मुतासिर हूं आपसे, और बहुत खुश हूं कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवे शिवम भाई बहुत दिया कि इनको। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। नहीं सर, मेरे तरफ से आप लोग का शुक्रिया कि मुझे इस लायक समझा कि मैं कैमरे के सामने हूँ, मैं कैमरे के पीछे का आदमी। और ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है कैमरे के पीछे कि लोगों तक तो फाइनल प्रोडक्ट पहुंचता है ना। उसके पहले जो प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल ये सब खेला जाता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो फिल्म बनने की कहानी मुश्ताक जी से बेटर कौन जान। मेरा मतलब मैं एक्टर हूँ, आज मैं कम से कम 45 सालों से यहाँ पर इस इंडस्ट्री में हूँ, और काफ़ी फिल्में की हैं। अब मैं नंबर नहीं बताना चाहता, लेकिन एक बात सही बताऊँ मैं कि मैं जानता हूँ, दर्शकों को मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि हमें जो फीडबैक मिलता है एक्टर्स को, जो पर्सन जो कैमरे के पीछे होते हैं, चाहे वो कैमरामैन हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, स्पॉट बॉयज़ हो, लाइट मैन हो जो हमें लाइट देते हैं, मेकअप मैन हो, हमारे बॉयज़ हो, जितने भी हैं, इन लोगों का योगदान ज़बरदस्त होता है, जिसकी वजह से हम अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और जिसकी वजह से लोग हमें पसंद करते हैं। तो आलोक जी बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? सर जर्नी ऐसे शुरू हुई, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, आजकल उसका नाम प्रयागराज रख दिया गया। वहाँ पे था, मेरे पापा जो थे अकाउंट अफसर थे सीएजी ऑफिस में, बाबा जो एक्साइज में कलेक्टर थे, और हमारा कोई हम एमलेस आदमी थे। कभी फुटबॉल खेलने लगते थे पेले को देख के, कभी जो है गावस्कर को देख के बल्ला उठा के चल पड़ते थे, कभी पापा से धुल जाते थे, कभी पता चलता था हमारे घर के उधर जो है जगदीश चंद्र गुप्त रहते हैं, जगदीश गुप्त वो थे महादेवी वर्मा, तो बताया जाता था कि भाई इलाहाबाद का नाम आप भी रोशन कीजिए। लेकिन हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया कि अमिताभ बच्चन साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने आए, ये 84 में इंदिरा जी की डेथ के बाद। तो पूरा इलाहाबाद जो है अमिताभमय हो गया कि भाई हमारे शहर का एक आदमी। और हमारे यहाँ बचपन से सर क्या था कि हमको अपनी टेंशन कभी हुई नहीं कि हम जिंदगी में क्या करेंगे।
हमें बड़ी टेंशन रहती थी कि अमिताभ बच्चन के साथ क्या होने वाला है दुनिया में आज, सुनील गावस्कर के साथ क्या होने वाला है, राजीव गांधी के साथ क्या हो रहा है, दूसरे हमें उनकी माइकल जैक्सन के साथ क्या, हम बड़ी टेंशन में रहते थे। और ये हमारा विषय था कि हम आपस में डिस्कस करते थे। और भाषा भी आप जानते हैं, इलाहाबादी भाषा कैसी होती है कि 500 वर्ड के बदले व्हाट आर यू डूइंग मैन, और आपके मिजाज कैसे, इससे पीछे का एक ही वर्ड यूज़ करते, कस। कस का मतलब उसमें सब आ गया। तो वो लोग कहते थे कस, तो बोले नहीं यार, आजकल गावस्कर जीरो बनाया है, तो हम इस बात से हम बड़े दुखी हैं, भले गावस्कर के परिवार वाले ना हों। अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं चली तो उनसे ज़्यादा झटका हमें लगता था, डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा, कि यार ये पिक्चर साला चलनी चाहिए थी। पहले दिन पहला शो तो जाते थे देखने, तो वो एक विंडो होती थी, आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग है सर, पहले एक छोटी सी विंडो होती थी, लाइन लगती थी और उसमें 7-8 हाथ एक साथ भिड़ते थे। और जो आदमी टिकट फाड़ता था ना, वो बड़ा क्वालिफाइड आदमी होता था। मैं हमेशा सोचता हूँ, उसको सब पता था कि किस हाथ में कितने टिकट देने हैं, किसने कौन सा नोट दिया, उसको छुट्टा कितना देना। और जब 4-5 हाथ एक साथ बाहर निकलते थे, उन हाथों की हालत, टिकट फटा कुटा, और ऐसा लगता था वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। संघर्ष, बहुत संघर्ष। और पिक्चरें देखने जाते थे, तो जब अमिताभ बच्चन साहब आए इलेक्शन लड़ने के लिए, हम लोग को पता चला, तो हम सबको लगा कि हमारे बॉम्बे जाने के चांसेस बहुत बढ़ गए। क्या पता, क्योंकि हमारे लिए ना डायरेक्टर के बारे में हमें मालूमात नहीं थी, हमें पिक्चर कौन लिखता है, क्या कर, ये सब से कुछ लेना देना नहीं था। हमें लगता है अमिताभ बच्चन की पिक्चर है तो अमिताभ बच्चन ने बनाई है, दिलीप कुमार की पिक्चर है तो दिलीप कुमार ने बनाई है, धर्मेंद्र की पिक्चर है तो धर्मेंद्र ने गाने भी लिखे होंगे, गाया भी होगा, सब उन्होंने किया होगा, हमें तो नहीं पता होता था। तो जब वो आए, तो जिस दिन उनको नॉमिनेशन फाइल करना था, तो इलाहाबाद में एक जगह है कचहरी, तो कचहरी से कुछ 8-10 रोडें निकलती हैं, एक मुफर्रगंज जाती है, एक कटरा जाती है, बगल में लक्ष्मी ताकीज, एक जो है कटरा मेन नेत्राम के पास आती है, एक और सिविलाइज जाती है। तो वहाँ पे जाना था, और इतना पता था 11-12 बजे वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो ये लगा कि यार अच्छा कपड़ा ना, कल पप्पू भैया के यहाँ जो है वो मिट्टू भैया बड़ा सही स्वेटर पहने थे, तो वो स्वेटर मांग लेते, क्या पता अमिताभ बच्चन की नज़र पड़ी जाए, क्या पता हम इलाहाबाद से बॉम्बे पहुंच भी जाएं, साथ ही वो बोले कि नहीं आ ही जाओ यार तुम, हम तो अपने को टोपी समझते थे, तो उनका स्वेटर मांग के पहन लिया। मांगे हुए कपड़ों में जनरली हिंदुस्तान वाले हमेशा खूबसूरत लगते हैं तो हम पहन गए न, सुबह का कोई निपटारा नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, पानी नहीं पिया, गए पेड़ पे लटक गए। अब वहाँ पेड़ था, लटके हुए 8 बजे से धीरे धीरे सर चारों तरफ, सर 5000 लाउड स्पीकर लगे हुए पूरे शहर में, और अंदर से एक्साइटमेंट, न भूख लग रही, न प्यास लग रही, न सूसू लग रही, कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि अमिताभ बच्चन को आज देखना है। करीब 1:30-2 बजे सर हलचल मची, लोग दौड़ने लगे, और सारा पेड़ पे जितने लगते थे, अबे आ गया, लग रहा है आ गया, और बच्चन साहब अपीयर हुए, उनको देखा और लगा यही आदमी डॉन है, यही विजय है, यही फलाना है। तो एक्साइटमेंट में क्या बोले, तो आदमी पूरे पेड़ से सब एक साथ चिल्लाए अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने ऐसे देखा, सिर्फ हाथ ऐसे हिलाया है, वो हाथ का एक्साइटमेंट का जवाब, पेड़ टूट के धड़ाम से नीचे, चोट लगी, ये लगे, लेकिन उन्होंने कहा अरे अरे देखिए साहब संभालिए। ये दूसरी लाइन सुन के और दिल के हमारे बारे में फिक्रमंद है वो, ये सोच के हम और खुश, दर्द भूल के अरे सर। फिर वो गए, चढ़े ओढ़े, काफ़ी भीड़ थी, और उन्होंने बोला कि हेलो इलाहाबाद, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। तो अगले 10 मिनट वो कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि हवा में गद्दे जा रहे थे, तकिया जा रही थी, साइकिल जा रही थी, लोग उछल रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि खुशी का इजहार कैसे करें। तो जो चीज़ पास में थी, बच्चा भी था तो उसको भी हवा में उछाल रहे थे कि आई एम वेरी हैप्पी दूर से दिखा रहे थे। तो फिर दूसरी चीज़ की इतनी भीड़ हो गई कि लोग डंडा मार रहे थे पुलिस वाले, तो उन्होंने बोला कि ये बाढ़ है, बाढ़ डंडे से नहीं रुकेगी। तो पता चला कि और लोग खुश हो गए। तो उनको देखने के बाद लगा कि यार ये एक आदमी है, इनके ये लोग इतने पागल हैं, ये एक कला है, एक कला के तौर पे। सर किस्सा मुझे वो जाना था, बच्चन साहब की चप्पल चोरी हो गई थी इलाहाबाद से। हाँ, मतलब देखो क्या होता है ना कि एक्टर को जब लोग प्यार करते हैं ना, तो कई लोग ना वाइल्ड लवर होते हैं कि वो छू लें, पकड़ लें, नोच लें, उनको यकीन नहीं होता कि ये भी हाड़ मांस का आदमी है, जिंदा आदमी, ये भी दाल चावल रोटी सब्जी खाता है, ये भी परिवार वाला। उनको लगता है ये एक्टर है, कुछ तो है। तो अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन का हिस्सा नोच लो, कुछ भी। इतने ज़्यादा वाइल्ड हो गए थे। एक दिन केपी कॉलेज में गए, उनकी चप्पल मार दी किसी ने एक्साइटमेंट में, और वो बेचारे नंगे पैर घूम रहे हैं। ये सर थोड़ा इलाहाबादी भाषा से हटके थोड़ा क्लियर करो इसको, चप्पल मार दी वाली बात को। मार दी मतलब चोरी कर ली, हाँ, चोरी कर ली मार ली। कि स्टेज पे चढ़े। तो अब क्या होता है सर कि बड़े आदमी की कोई भी चीज़ कहने को ना, कि मोहल्ले में शान लग गया, भाई हम तबवा की चप्पल हम ही चुराए रहे तो ये जो एक वो है ना अवधारा की मोहल्ले में वो हो जाएगा। जैसे मैं इलाहाबाद जाता हूँ कभी, तो फिल्म लाइन में हूँ, तो लोग देखते हैं और बे क्या हाल है बताओ, तुम हाँ तुम जरा पास बैठो यार, थोड़ी हवा पानी बनती है, तुम दूर दूर मत बैठा करो बे और दूसरे को ये देखो भैया यही हैं, यही आए हैं। हमको खुद को शर्म आती है कि हम किसी से क्या बोलें कि क्या है कैसे हैं।
तो अमिताभ बच्चन की चप्पल किसी ने चुरा ली केपी कॉलेज में। वो बेचारे, वो भी बीमार तो हैं, तंबे चौड़े हैं, सब कुछ, और पैर झल रहा है गर्मी में, वो भी ऐसे मतलब जा रहे हैं, और बाद में दूसरे ने अपनी चप्पल दी, तब उनका पैर भी बड़ा, शायद 9 नंबर होगा, तो घुस नहीं रहा था, तो नंगे पैर ही गए, वो आए गए। तो जिसके पास चप्पल थी पता नहीं उसने बाद में बेची कि नहीं बेची। एक आदमी से हाथ मिला और 1.5 महीने हाथ ही नहीं धोया उसने। तो वहाँ से हम लोग को लगा कि यार ये भी कला है, हमें आना चाहिए यार। तो वहाँ से इंस्पायर्ड होकर के आप मतलब हाँ, मुंबई आए। मुंबई आए सर। मुंबई क्या था कि पिक्चरें तो देखते थे, अब पिक्चरें देखते देखते हमको लगता था कि ये लोग कौन लोग हैं, ये किसी और दुनिया से आए हुए लोग हैं, है ना। हमको लिटरेचर और नेता बड़ा नहीं लगता था, हमें अभिनेता बहुत बड़ा लगता था। कि ये सीरियल में किया हुआ छोटा सा रोल का कोई एक्टर आता था, कोई मोहल्ले का मिल आता, तो हमको बड़ी जलन होती थी कि यार ये जो है, मतलब एक बरगद सीरियल की शूटिंग हुई थी, पंकज कपूर इन दिनों आए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लेवल का मैच चल रहा था, हम लोग मैच छोड़ के गए पंकज कपूर को देखने। बोले अबे यार इतने छोटे से हैं, विचित्र दिखते, लेकिन क्या एक्टर है यार। करमचंद सीरियल चलता था, ये वो चलता था। तो जब बॉम्बे आया मैं यहाँ पे, तो बॉम्बे में मैं लेटर लिखता था सर एक्ट यहाँ पे डायरेक्टर को, मुकुल आनंद को, राहुल डबेल को, मनमोहन देसाई को, कि मैं फलाने तारीख को आ रहा हूँ, मुझे वहाँ से पिक कर लेना है, मतलब कि रेलवे स्टेशन से, जैसे मेरे रिश्तेदार हैं वो। लेकिन कोई नहीं आया, और इतनी भीड़ बॉम्बे में, हम 10 लाख लोगों के शहर से आते हैं, और यहाँ पे इतने लोग देख के मैं डर गया। मैंने कहा कि यहाँ पे मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कुछ समझ के बाहर था। इतने लोगों में जगह बनाना हमारे लिए बॉम्बे एक बहुत बड़ा ड्रीम सर। हम सोच भी नहीं सकते कि एक शहर में इतने लोग रहते होंगे। नेचुरली। किस ईयर में आए थे आप? सर मैं आया था 91 9 दिसंबर को। 91। हाँ, उसके पहले एक बार आया था राज सिंह डूंगरपुर के साथ क्रिकेट वर्केट खेलने के लिए, तो अच्छी क्रिकेट खेल रहा था मैं लोगों के साथ, तो वो थोड़ा बहुत देख चुका था। उसके बाद जब आया वहाँ पे, तो प्रोटेक्टेड माँ जी के घर पे था, बड़ी मदद की बेचारों ने। बाद में अकेले आया तो फंस गया बॉम्बे में। तो मतलब लगभग आपको कुछ 34 साल हो गए। 30 साल के आसपास हुए सर जी, 20-22 साल का था। राइट। और तो आपको आलोक जी पहली आपकी खुद की लिखी हुई फिल्म कौन सी? लिखी हुई सर क्या होता था कि मेरी हिंदी अच्छी थी वहाँ, बाई चांस, मतलब कि वहाँ तो इलाहाबाद में थे, इंग्लिश आती नहीं थी ज़्यादा, तो हिंदी पढ़ लेते थे, बोल बोल के। पर इमला पढ़ाई जाती थी, हम लोग को इमला लिखाई जाती थी, तो हिंदी ठीक थी। और यहाँ पे आए तो पता चला कि कादर साहब से मैं मिला। कादर साहब को मैंने बोला कि मुझे आपने नहीं बर्बाद किया है, जो इस तरह के सीन आप लिखते थे। अरे यार अच्छा करो यार, कब रही इस लाइन में। फिर मैं शरद जोशी साहब को मिला, उड़ान पिक्चर थी एक, असरानी जी थी, तो शरद जोशी साहब को बाद में मैंने पढ़ा, रविन्द्रनाथ त्यागी ये वो। तो शरद जोशी ने मुझसे पूछा, बीमार थे, कि हिंदी वो बोलेंगे मैं लिख लूँगा। तो उन्होंने बोला तू मेरा करेक्शन तो नहीं कर देगा? मैं बोला सर प्लीज़ लायक बन जाऊँ आपका करेक्शन कर सकूँ, क्योंकि शरद जोशी बहुत क्वालिफाइड राइटर थे मैं ऐसे कर जाता हूँ। और उनकी जो भाषा थी कि उधार लेना एक कला है, न लौटाना उससे बड़ी कला है। दोनों में परस्पर बीए और एमए का संबंध है कि उधार लेना बीए है तो न लौटाना एमए। तो जो बीए कर लेता है एमए अपने आप कर लेता है। तो उनके साथ किया। फिर उसके बाद दिलीप शुक्ला के साथ लगा, दिलीप शुक्ला साहब, कादर भाई के, उसके बाद बहुत लोगों के साथ काम किया, सीखता रहा, गुड्डू धनोआ साहब, सब सीखता चला गया। अभी भी जर्नी चालू है सर, सीखने का तो अंत नहीं है। पंकज पराशर साहब, डेविड धवन साहब के साथ बहुत काम किया। आगाज़ करके एक पिक्चर थी जो मैंने लिखी थी, जिसपे नाम आया था उसमें डायलॉग में, वो एक तेलुगु पिक्चर की रीमेक थी, शिवैया, तो आगाज़ थी। फिर हद कर दी आपने लिखी, गोविंदा, और वो मनोज अग्रवाल साहब डायरेक्टर थे। हाँ हाँ जी। जी। तो उसके बाद फिर सलमान साहब के साथ जुड़ा, तो उनके साथ भी जो डायलॉग बाजी होती थी, जो भी सीन वगैरह, तो उनकी कोशिश रहती थी सलमान भाई की कि सीन को कुछ ऐसा बना दो कि मज़ा आ जाए यार। वो सर सॉरी वो मुझे बॉडीगार्ड वाला वो किस्सा सुनना था जो आपने लगातार रात भर सीन अब क्या होता है कि सर आजकल ना एक फैशन है कि हीरो का इंट्रोडक्शन, बड़े हीरो का इंट्रोडक्शन सोचने में 10-10 दिन जाते हैं। अब वो बड़ा हीरो कैसे आएगा, ये आएगा, तो इस पर डिस्कशन था। तो अब एक आदमी का टाइम बहुत अच्छा चलता है, पीक पे होता है कि भाई मनमोहन देसाई भी ये डिस्कस करते हैं कि अमिताभ को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे इस पिक्चर में, या अजय देवगन बाइक पे आएंगे। तो ये था कि बॉडीगार्ड पिक्चर में सलमान सर का इंट्रोडक्शन कैसे होगा। तो शरद सक्सेना को फ़ोन लगाते हैं असरानी जी, यहाँ ये काम करो, भेज देना 4-5 लोगों को। तो शरद सक्सेना का बोलता था कि अरे भाई ऐसा है कि 8-10 लोगों को भेजने से बेटर है एक बॉडीगार्ड भेज देता हूँ। तो सलमान सर रात को हम लोग शूटिंग से थके थे, बिठा के बोले कि यार और लाइनें लिखो शरद सक्सेना की, कि ये बॉडीगार्ड आपके फेवर में है तो आपका नसीब बहुत अच्छा है, ये आपके साथ है तो आपका ये बदल देगा। अब उन्होंने आइडिया दिया कि देखो अपना काम बराबर होना चाहिए,
हम लोगों ने बड़ी मेहनत से आधी रात तक जग के सीन लिखा, शरद सक्सेना से नेक्स्ट दिन शूट कराया। और जब थिएटर में गए, जैसे ही शरद सक्सेना ने बोला कि भाई 10 इसके बदले, गार्ड के बदले एक बॉडीगार्ड भेज दूं, थिएटर में इतनी सीटियां, तालियां कि जो हमारी मेहनत की 10-15 लाइन थी वो ऐसे ही निकल गई, पानी में बह गई। और वो सिर्फ आओ जी, बाऊ जी, और वो जो स्टेप दिया था हमारे एक फोटोग्राफर ने दिया था जो फिल्म मेकिंग वाला था, ये कि मसल्स ऊपर नीचे होते हैं, तो वो स्टेप उसका दिया हुआ था। और फिर आप देखते हैं ना, हुन हुन दबंग दबंग, ये जो स्टेप है, तो एक बीना टाक करके एक लेडी हैं, वो मिनिस्टर थी यहाँ राजस्थान में, उन्होंने मैंने प्यार क्यों किया में थप्पड़ मार माँ थी, हर समय थप्पड़ मारती रहती थी। तो उनके रिश्तेदार थे, आप उनको कोई भी गाना दे दो और बोलो डांस करो, तो वो सिर्फ बेल्ट यहाँ लेके, तेल साइकिल से लेके जब दिल ही टूट गया, इस पर भी डांस कर लेते थे। फिर रमैया वस्तावैया, उस पर भी बेल्ट आती थी। तो सलमान सर ने वो उनका जो पंच था उठा के दबन दबन में डाल दिया है, क्योंकि फिल्म में रियल लाइफ से कहीं ना कहीं से किरदार उठाए जाते हैं, चीज़ें तो उठाई। ये स्टार्स के साथ जब आप कोई भी फिल्म करते हैं, खास करके अब आप एक नॉन स्टार के साथ फिल्म कर रहे हैं या नई फिल्म कर रहे हैं, वहाँ तो ज़्यादा परेशानी नेचुरली नहीं आती, क्योंकि नया एक्टर जो होता है वो जो लिखा है वो बोल देता है, वो ज़्यादा कुछ बहस भी नहीं करता है ना। बट स्टार्स के साथ तो कुछ परेशानियाँ तो आती होंगी। सर परेशानी तो नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि कुछ मुश्किल हालात ऐसे होते हैं कि राइटर के दिमाग में एक कहानी होती है, जब वो डायरेक्टर तक पहुंचती है तो वो बदल चुकी होती है। एक्टर कुछ और कंसीव करके आता है कि यार मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी इसका पार्ट हूँ, मैं एक ही सीन करूँगा लेकिन ऐसा करूँगा कि साला याद रहेगा इनको। लेकिन डायरेक्टर, अब एडिटर बैठ के क्या जोड़ रहा है वो आपको भी पता नहीं, आपका ख़राब टेप उसने लगा दिया है। तो हर मोमेंट पे तो पिक्चर लिखी जा रही ना। तो एक्टर जब आता है तो बड़े एक्टर के साथ क्या, तो उसकी एक इमेज है, तो यू हैव टू प्ले विद द इमेज। कि सलमान खान की या संजय दत्त की या शाहरुख खान की या गोविंदा की एक इमेज है, तो हमारा रहता है एक दायरा हम क्रिएट करेंगे, उस इमेज के अंदर एक नया सीन डालेंगे जिसमें वो एक्टर परफॉर्म करेगा। तो वो एक रूटीन है, कहीं से देख लो, कहीं से उठा लो, किसी ने सजेशन दे दिया। और जो नया एक्टर है उसके साथ दिक्कत है, वो किसी दायरे में नहीं है। अब ये क्या ही करेगा इस सीन के साथ, हमको भी पता नहीं होता। और वो इतनी रिहर्सल करके आया है कि होता है कि कभी कभी इम्प्रोवाइजेशन, आप जानते होंगे बड़े डायरेक्टर के आए हैं और 4-5 एक्टर तो सीन इम्प्रोवाइज ही ज़्यादा होता है। तो अब ऐसे ऐसे एक्टर लाइन याद करके आए कि ईंट निकालो दीवार गिर गई, या आपने कोई एक लाइन बोली पूरा उसको, नहीं सर ऐसा नहीं सर, मेरे तो ये याद करके आया था, वो फफल जाते हैं। तो एक क्वालिफिकेशन एक्टर की जो इम्प्रोवाइजेशन की ताकत है, आजकल तो बहुत कम एक्टर ऐसे हैं पढ़ के ही आते हैं। एक्टिंग पढ़ी नहीं जा सकती, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि इट्स अ वेरी प्लेस थिंग। आप एक कलाकार हैं तो आपके अंदर से बहुत से सीन, हम लोग डायरेक्टर नहीं सोचते, अच्छे एक्टर सीन को कहाँ का कहाँ ले जाके छोड़ देते। जैसे आपका ही सीन वेलकम में, कि हमारे एक वो थे, ये ऐसा था, हमारे बड़े दयालु हैं, एक बार इलाज कराने ले गए, ये ले 4 लाइन है, लेकिन उसको जिस अंदाज में बयां किया गया है वो बयान, अंदाजे बयां याद रह जाना है। तो ये हर एक्टर का, कि स्टारों के साथ भी होता है एक्टर। अब गोविंदा एक एक्टर थे सर, किस सीन को कब कहाँ कैसे घुमा दे आपकी समझ के बाहर है। उन्होंने एक बार पूछा भी कि चीची भाई आप कंसीव कैसे करते हो सीन, बोलता मैं कहाँ कंसीव करता हूँ, मैं दिमाग में कुछ लेके नहीं आता हूँ, मैं सेट पे पहुँचता हूँ, मैं सामने वाले की परफॉर्मेंस देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ मुझे बचा कौन सकता है, ये बड़ा अच्छा कर रहा है, अब सीन इस आदमी का है, तुमने गलती की, मार डालूंगा मैं तुम्हें। तो बोलता मुझे कौन बचाएगा, इसका सीन हो गया, दिलीप साहब बचाएंगे, मार डालो मुझे, मुझे मार डालने से अगर तुम्हारे जीवन में कुछ होगा मार डालो मुझे, अब सीन मेरा हो गया, क्यों उतनी एक्टर। तो वो उनके दिमाग में चलते रहता है। तो हर एक्टर की क्वालिफिकेशन है, कुछ ना कुछ आप सीखते हो सबसे। जैसे राजेश खन्ना साहब थे, मैंने सुना है कि वो मतलब डबिंग करते थे, या रेखा जी डबिंग करती हैं, ये लोग कभी स्क्रीन नहीं देखते थे सर, नीचे जो था फटाफट मीटर पता था, शत्रु साहब फटाफट खत्म करते थे, लाइनें याद रहती थी। शर्मिला जी आल्सो, वो सिर्फ सुनते थे। टीनू आनंद साहब, उनको भी देखा ऐसे सिर्फ सुन, स्क्रीन नहीं देखते थे वो, तो उन्होंने जो बोला है उसी को वो सब याद रहता, वो एक टेक्निक है, वो उनकी अपनी टेक्निक है। मीटर पता है। टेक्निक जैसे कि मैं बिना स्क्रीन के मैं कर नहीं सकता, ऐसे मुझसे नहीं होता, मैं अपनी आवाज़ सुन करके मैं डिस्टर्ब हो जाता। कई टाइम मैं बोलते यार पायलट बंद कर दो यार, मैं बस खुद बोल देता हूँ वैसे ही। सही बात है। तो आलम जी, आपने किस डायरेक्टर के साथ सबसे ज़्यादा काम किया? सर लोग असिस्टेंट बदलते हैं, मैंने डायरेक्टर बदल दिए अपनी ज़िंदगी में बहुत। जब मैंने शशिलाल नायर साहब के साथ किया अंगार, राहुल रवेल साहब के साथ एक पोर्शन किया अंजाम और एक वेब सीरीज़ की, फिर गुड्डू धनोवा साहब के साथ ऐलान की, फिर असरानी के साथ उड़ान की। असरानी के साथ तो हम लोग ऐसे ही चले जाते थे, मतलब वो ऐसे इंसान है, आप जानते होंगे
कि आप मर्डर करने जाएं भूल जाएं तो वो याद दिला देंगे, अरे भाई मर्डर करने आए थे, क्या हुआ, मर्डर करो जाओ। तो उनके साथ फिर योगेश ईश्वर, फिर मनोज अग्रवाल, फिर पंकज पराशर साहब के साथ, पंकज पराशर साहब के साथ एक कनेक्शन है, डेविड साहब के साथ 2-3 फिल्में की, फिर प्रभुदेवा साहब के साथ, सोहेल खान, अरबाज खान। तो लोग असिस्टेंट बदलते, मैं डायरेक्टर बदलता चला गया अपनी ही फिल्म में उन लोग के साथ। तो लेकिन आपका अच्छा एक्सपीरियंस मिला ना हर डायरेक्टर का। जी सर, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो आपको सीखने जैसा है। अच्छा सर, आपने हसरानी जी की बात की, तो उनका वो अटेंडेंस लगाने वाला एक किस्सा था, उससे कुछ बताओ ना। वो खतरनाक किस्सा मत पूछो, आई एम सॉरी, मैं डैनी साहब भी माफ़ करें। वो क्या होता था, असरानी जी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में लेक्चरर थे, तो असरानी जी अटेंडेंस लेते थे कि हाँ रेहाना सुल्तान जी, हाँ हाँ वेरी गुड, बैठ जाओ, जया भादुरी जी, हाँ हाँ ठीक है। तो जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आता तो बोला मैं अपने आप अब्सेंट लगा देता था कि आज तो ये आएंगे नहीं। तो उसमें एक नाम आया, वो एक्चुअली डैनी साहब का एक पूरा नाम है, वो कुछ डेनियल श्रृंगार कृष्ण घनापोट डेंगलो गप्पा या कुछ और भी है जो। तो उन्होंने बोला पांचों खड़े हो जाओ, तो अकेले डैनी साहब खड़े हुए, बोले बाकी के 4 किधर है? तो बोले सर वो मेरा नाम है, टी साइलेंट है। तो बोले तुम लोग क्या नाम जाके पोस्ट बॉक्स नंबर पिन कोड नंबर सब लगा के घूमते हो, नाम छोटा करो। तो डैनी साहब नाम गिवन बाय असरानी जी, और इतने खुश रहते थे मतलब सेट पे कि प्रेम चोपड़ा साहब एक दिन आए, तो असरानी जी, अब उन लोग दोस्त है, इतना काम किया हुआ है, तो चश्मा पहन के आए, तो बोलते हैं हाँ नज़र का है? तो नहीं नहीं नज़र का है मेरे को दिखाई पड़ता है सर, बुढ़ा थोड़े हूँ। अच्छा अच्छा, तो मार्ग पे खड़े हो जाओ। अब मार्ग वहाँ था ही नहीं सर। फिर मार्ग ढूंढे, अरे किधर है? तो इधर आओ, मार्ग किधर है? मैं कहा वो सामने है सर। अच्छा, तो चश्मा उतार के देख रहे हैं कि मार्ग दिख नहीं रहा, साला इन लोग कैसे बोल रहे हैं मार्ग है? वो सुबह सुबह मरे वो रहते रहते। वो असरानी साहब तो कमाल टाइम पास है, मतलब उनके बाद इतने किस्से कहानी है, हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। हाँ, ऐसे और जो अंदाज़ है उनका बोलने का, वो अभी मैं उनके साथ स्टेज शेयर किया यहाँ पर भीलवाड़ा, अलवर में हम लोग साथ में ही थे। तो बहुत मज़े करते थे शूटिंग में, और जब लाइटिंग वाइटिंग होती रहती तो बहुत मज़ा आता था उनका। मैं एक पिक्चर थी उड़ान, जो सैफ की शायद सेकंड पिक्चर थी, कुछ वो उमेश मेहरा की पिक्चर करके आए थे, तो हम लोग ऊटी में थे। तो कार के अंदर बैठे हुए मैं, ऐसा ये पीछे सैफ आ गई, सैफ का फर्स्ट आउट होता था, ही वाज वेरी एक्साइटेड, वाह व्हाट ए प्लेस, लवली नाइस प्लेस। ये वो मिथुन दा के होटल से निकले, तो हम लोग पई मड और स्कूल मड होता था जहाँ पे जाके गाने वाने करते थे। तो जा रहे हैं, तो रास्ते में भिखारी मिल गया, तो उसने नॉक किया, तो सैफ में नीचे गया, यस व्हाट यू वांट? सो बोला अल्लाह के नाम पे कुछ यस, हाँ तुम लोग के पास चेंज है? बस गाड़ी ये बोलते ये देखो, दे दो भैया, दे दो 10 रुपये, दे दिया उसको, सैफ ने उसको दिया, बोला हील दे चेंज उसको। उसने बोले ये देखो, ये दवा में शौक है, तेरी भी उसको रखवा दिए कि 5 वापस ले ले इनसे। तो उनका जो ह्यूमर है वो बहुत बहुत अच्छा, कमाल की बात। कोई ऐसी कहानी जो आपको बहुत पसंद? सेट में तो सर ऐसे ऐसे किस्से होते रहते। नहीं, मैं मतलब मेरा ये कहना है कि कभी कभी होता है ना, हमारे पास कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपका ड्रीम से सब्जेक्ट होता है, और जिस पे आपको बहुत नाज होता है, आपको लगता है यार ये कहानी, और उस पे कोई ध्यान ना दे या उसके बारे में कोई। मेरे पास कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कि जो मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ। जैसे मेरे पास एक सब्जेक्ट है कैपिटल पनिशमेंट करके। तो कैपिटल पनिशमेंट एक सब्जेक्ट है कि हिंदुस्तान एक देश है जहाँ पे मौत की सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 123 कंट्रीज़ में ये लड़ाई चल रही है। तो 123 कंट्रीज़ में तो ये लड़ाई चली कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे यहाँ प्रोड्यूसरों से लड़ाई चली कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। तो वो लड़ाई मैं लेके लड़ रहा हूँ। फिर हाँ, मुझे ना ऋषिकेश मुखर्जी और राजकुमार हिरानी के साथ ये लगता है कि अपनी बातें आसानी से कह देने का जो तरीका है और रिश्तों को समझने की बात, क्योंकि हमारे यहाँ सर सबसे अजीब चीज़ है रिश्ता। जब एक टाइम आता है जब आपके पास ना सक्सेस भी आती है, पैसा भी आता है, हम सबसे पहले कोई चीज़ भूलते हैं तो रिश्ते भूलते हैं। और जब आप जाने लगते हो एंड में ना, तो आप ये कभी नहीं सोचते हो कि यार मेरे अकाउंट में कितने ज़ीरो हैं वो एक दिखा दो, मर्सिडीज़ खरीदी थी घुमा दो, या मैंने ऑस्कर जीता था। आप बोलते हो यार मैंने उस आदमी को बुला दो, मैं एक बार माफ़ कर दूँ, एक बार उस आदमी से मिला दो, मैं उसके साथ बात कर लूँ। और लास्ट में आप रिश्ते ही छोड़ के जाते हो एंड में। तो मुझे ये लगता है कि रिश्तों की जो गांठें थी उनको जितना अच्छा ऋषिदा ने या राजू कुमार हिरानी ने या ऐसे डायरेक्टरों ने पकड़ा है, तो वो रिश्तों के ऊपर लिखी गई किताबें हों, चाहे रिश्तों के ऊपर जो हो, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं टच करके जाती बेसिकली। तो ऐसी पिक्चरें मुझे बहुत, आनंद मैंने करीब 100 बार देखी है। आनंद क्या, ऐसी इतनी पिक्चरें मैंने 100-150 बार देखी है
मैं उतर जाता हूँ, कहीं भी लगी होती है हमारे को थे नहीं, आनंद, दीवा, त्रिशूल, काला पत्थर, पुरानी, गोलमाल, पड़ोसन, मैं इसी दिन डालता हूँ, कहीं से भी देख सकता। तो मुझे लगता है कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, कितना लोगों को अच्छा लिख के दिया है, कितनी चीज़ें, गाने सुनता हूँ। रफ़ी साहब हमको लगता था हमारे घर के हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, जब हम लोग सुबह सो के उठते थे तब रेडियो था, आवाज़ किशोर कुमार की, अब है ना संगीतकार राजेश रोशन, अब ये गाना पल पल दिल के पास कुछ आ गया कल्याण जी आनंद जी का, लगता था ये तो हमारे घर के हैं, मतलब हम बाहर का समझते ही नहीं थे उन लोगों को बेसिकली। तो वो फीलिंग वाली अब रह नहीं गए, अब ऐसे। सही बात। अमरीश पुरी जी के साथ आपकी बहुत दोस्ती थी। अमरीश जी इंसान बहुत अच्छे थे, अमरीश जी विलेन थे, लेकिन एज ए ह्यूमन वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, मतलब वो जो बात प्रोड्यूसर से करते तो वही बात वो स्पॉट बॉय से कर सबसे। अमरीश जी अकेले आदमी थे, अकेले एक्टर थे सर, इंडस्ट्री में इतने सालों में मैंने देखा, आप पैकअप बोलो, अकेला आदमी था, कभी खुश नहीं होता है। अच्छा कुछ रह तो नहीं गया, वो क्रोज ले लो, हाँ देख लो। एक पिक्चर थी ऐलान, तो ऐलान में क्या हुआ थी, ये और दिलीप ताई थे, तो पोस्ट मतलब ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे या डीसीपी थे और दिलीप ताई इनसे एक ऊपर थे, तो टाई का रंग जो था, एक का गाढ़ा नीला था, एक का हल्का नीला था। अच्छा अमरीश जी कभी पिक्चर में देखते थे, उनको याद बहुत रहता, तो इंडिया रात को शूट कर रहे थे, वो टाई हुई दिलीप ताई की आ गई। अब वो पहले तो आते डिजाइनर होते हैं, पहले तो कॉस्ट्यूम वाला होता था, बोलता अरे अनूप भाई वो टाई गलत आ रही है, क्या करें, अरे नहीं है ना, हर देर कुछ नहीं, अमरीश जी को दे दिया, तो अब तारी लेके मुझे बुलाया, हाँ हेड मास्टर साहब ये मेरी है, मगर हाँ सर आपकी है। अच्छा ये कलर डल नहीं लग रहा है, अरे भले वो धोने को देते हैं सर, वो मगन वाले लाल वाले को, वो क्या है कि वाइट कंबल भी है, ब्लैक कंबल भी वाइट कर देता है, ऐसा होता है, तो ताई तो पूरी हो गई होगी सर। अच्छा प्रेम क्या है शॉर्ट पर देने बुड्ढू, मैनू शक सीगा ए जरी ताई सीधी साड़ी ताई नहीं है, ये जो है तेरी ताई भी टाइम बात चिल्ला कोई फंस जाएंगे, चिल्लाएंगे अभी कि, तो बोले दिलीप ताई, मैंने कहा नहीं सर दिलीप ताई की नहीं है। अच्छा उसकी ताई लेके आओ, कब मैं देखूंगा दिलीप ताई की ताई पास के लाएंगे, तो हमने कहा नहीं सर है ही नहीं। फिर अकेले में एक दिन बोले, सुनो किस तरह से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो तुम लोग, मुझे सब पता रहता है, वेरी नाइस मैन ही बॉस, वेरी गुड पर्सन। अच्छा सर, अभी जैसे करंट पे फिल्में बन रही हैं, हिस्ट्री के ऊपर बन रही फिल्में, साहित्य पे फिल्में नहीं बन रही। सर आपको पता है हिस्ट्री और साहित्य का सबसे बड़ा फर्क क्या है? इतिहास जो लोग लिखते हैं वो एक राजा के बारे में लिखा जाता है कि ये राजा था, इस ये विजयी किया, उसने कितने लोगों को मारे ही नहीं लिखा जाता, जो मारते हैं उनको आप विजेता घोषित करते हो। तो इतिहास लिखने वाले एक पेज में 50 साल 100 साल की कहानी लिख देते हैं कि एक राजा था, उसने इतने लोगों को मार के जीता था, तो वो लड़ाई को इम्पोर्टेंस बना के सेंटर बना के कहानी लिखी जाती है कि उस लड़ाई तक आप कैसे पहुंचे, लड़ के जीत गए, आपका क्लाइमेक्स हो जाता है पिक्चर का। इतिहास जो है राज्यों के बारे में, राजाओं के बारे में होता है। साहित्य जो होता है सर, वो होता है कि जैसे हम अमर हैं, मेरा नाम अमर है, लेकिन मैं पड़ोसी को नहीं जानता हूँ, उसका नाम गुड्डू है। अब गुड्डू की ज़िंदगी में भी उसका बाप बीमार है, उसकी माँ बीमार है, उसका भाई भतीजे की नौकरी नहीं लग रही है, पैसे की शॉर्टेज है, जो हमारे घर की प्रॉब्लम है वो उसकी भी है, लेकिन हम उसको जानते नहीं, तो उसको हम साहित्य के जरिए पहचानते हैं। साहित्य जो है आपको आप जैसी कहानियाँ, आप जैसे लोग, आप जैसे किरदारों के से परिचित कराता है। आप प्रेमचंद को पढ़ो, 1940 का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप गोदान पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि कैरेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, माहौल क्या है, कौन से टैक्स भरने पड़ते हैं, वो नहीं दे सकता है। गोदान पढ़ के आपको 1940 का हिंदुस्तान पता चल जाएगा, ये साहित्य है। तो आप साहित्य से कनेक्ट ज़्यादा होते। सही बात है। ये बात। अब मैं एक ऐसा सवाल करना चाहता हूँ लोग जी, जो कि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, लेकिन उस पे ध्यान सामने वाला जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो ज़्यादा देता नहीं है, लेकिन ज़रूरी पॉइंट है ये। अब सामने वाला सब जो प्रोड्यूसर आया, डायरेक्टर आया, उसने सर ये एक सर रोल है, हाँ जी ठीक है सर, ये ऐसा 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 होगा, हाँ जी ठीक है, ये डेट्स होंगी हमारी, और ये आपका करेक्टर है, और ये आपको करना है, ये है, ये है, और इतनी डेट्स चाहिए, सारी चीज़ें पूछ लेता है। लेकिन बात जब आती है ना, जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये जो उसको 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 उस अच्छा जनरली क्या होता है मालूम करता है, अरे वो देख लेंगे, वो कर लेंगे कर ले, नहीं तो मैं ही कहता हूँ नहीं भाई, बाकी सारी चीज़ें तो आपने बोल लिया, पूछ लिया, हाँ घर वाले कर लेंगे, क्या मतलब है, हो जाएगा, अरे संभाल लें, घर की बात है। जनरली ऐसे ही बातें होती है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आपने बड़ी बड़ी फिल्में, दबंग हो या बॉडीगार्ड हो, इस तरह की जो फिल्म है, तो उसमें उसमें सेटिस्फाई हुए आप इसको लेकर के, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात होती है।
जो पैसा होता है ना, वह पर्सनल मसला होता है। नहीं, मैं मानता हूँ मैं हाँ। मैं अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, अमाउंट भी नहीं, राइटर को पैसा देने का रिवाज जो है, जो सलीम जावेद साहब थे जिन्होंने पैसे छीने। या तो आप ब्रांड बन जाइए, और ब्रांड बनने के बाद आप कुछ खराब भी लिखेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं बड़ी कमाल ही लिखा होगा या इन्होंने लिखा है, उसके पैसे आप देते हैं। लेकिन जब राइटर है, मैं एक प्रोड्यूसर से मैंने पूछा था कि एक एक्टर एक भी शॉट नहीं देता, आप उसको एडवांस दे के साइन कर लेते हो। कैमरामैन एक भी शॉट नहीं लेता, आप एडवांस दे के साइन कर लेते। राइटर अकेला होता है जो पूरी स्क्रिप्ट लिख के देता है, तब तक साइन नहीं करते जब तक बड़ा एक्टर साइन नहीं होते। तो अब मुझे कई लोग लेके जाते थे कि चलो हम लोग ऊबर से जाएंगे, जी टीवी ऊबर से जाएंगे, सोने यहाँ सुनाएंगे। तो मैं बोला टैक्सी वाले को या ऊबर वाले को नहीं बोलते हो यार मेरा जी में जब शो ओके हो जाएगा उसके बाद मैं तेरे को पैसा दूंगा, अभी उतार दो। तो मेरा पैसा क्यों रोक लेते हो जिस पर बैठ के तुम जा रहे हो जिस समझे। जबकि सबसे पहले पैसे देना चाहिए। एक्टर को कहीं सर, एक्टर के पैसे पहला इंस्टॉलमेंट सही आता है, उसके बाद एक्टर स्ट्रगल करता है। राइटर एंड तक 3-4 मामा भाभी दादी मौसी बना के रखना पड़ता है कि वो मर गए, वो बीमार है, वो फलाना है, इसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए मेहनत का पैसा तो सर इस इंडस्ट्री में देने का रिवाज राइटरों को आई डोंट नो कब आएगा, आएगा एक वक्त वो भी आएगा। जरूर आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कोई आपके आपके कभी कभी जैसे हमारा होता है एज एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है यार ये डायरेक्टर, जैसे मैं हमेशा सोचा करता था उस वक्त, हम तो खैर इंडस्ट्री में आए थे, जैसे अब ऋषिकेश मुखर्जी थे, बासु चटर्जी थे, है ना, और सत्यजीत रे थे, बड़े अच्छे अच्छे नाम, ये लोग क्या फिल्में बनाते थे, है ना, श्याम बेनेगल थे, ये सारी चीज़ें। तो हम नहीं हो पाए, फिर हमको अभी भी ऐसा लगता है, जैसे आपने राजकुमार हिरानी का नाम लिया, दया जी, ये सब कमाल के मतलब डायरेक्टर है ना। तो ऐसे हमारा बड़ा मन करता है कि यार कहीं ऐसा कुछ काम मिल जाए उनके साथ। तो आपको भी, आपके भी दिमाग में ऐसा चलता हुआ कि यार कोई ऐसा स्टार इसके साथ आपने एक कहानी लिखी यार, कि ये मेरी जो कहानी है, ये जो मेरी स्टोरी है, इसमें अगर ये मेरे को एक्टर मिल जाए, तो ऐसा कुछ हो है कोई स्टार? और ऐसे क्या होता है कि कहानी खुद बताती है कि मुझे कौन चाहिए, लेकिन आप जब उनके पास जाते हो तो आजकल तो एक स्टार का सिस्टम आ गया है कि ये कंपनी है जो स्टार को मैनेज करती है, तो अच्छी स्क्रिप्ट तो स्टार तक पहुंच ही नहीं सकती, उनको बाइंडेड स्क्रिप्ट चाहिए। अब बाइंडेड स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों चाहिए, क्योंकि हॉलीवुड में क्या है कि वहाँ पे स्क्रिप्ट सेंसर होता है, तो आप स्क्रिप्ट सेंसर होती है तो स्क्रिप्ट सबमिट की जाती है, उसके बाद बनने के बाद वापस सेंसर होती है। हिंदुस्तान में पिक्चर बनने के बाद ही सेंसर होती है। तो स्क्रिप्ट तो ऐसी चीज़ है कि आज मैंने आपको दी, 1.5 साल बाद आप शूट करोगे, डेट दोगे। अब कौन सा एक्टर पढ़ता है, आप अपने सीन्स पढ़ लेते हो, दूसरे के सीन्स थोड़े पढ़ते हो जनरली, और बेसिक आइडिया ही लेते हो ना। तो स्क्रिप्ट 1.5 साल बाद बनेगी, तब तक उसमें कितना पुरानापन आ गया, उसमें कितनी चीज़ें बदल गई, गवर्नमेंट के रूल्स बदल गए, नए आ गए। अच्छा, मैं अजय देवगन साहब के लिए मान लो एक स्क्रिप्ट मैंने लिखी, 1.5 साल लगा मुझे अजय देवगन तक पहुंचने में, कब तक स्क्रिप्ट बासी हो गई। अब उन्होंने लिया और 1.5 साल बाद की डेट दी उन्होंने, तो पता चला कि पिक्चर बनने में तो वापस बोले रीराइट करे। अच्छा, वो बोले नहीं यार मैं किस तरह का सब्जेक्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं, आप दूसरे के पास जाओ। अब मुझे दूसरे ने बोला एक काम करते हैं, इन लोग के चक्कर में कहाँ पड़ेंगे, 1 महीने वाला एक्टर पकड़ते हैं। अब विक्रांत मासी को पकड़ लिया, अब अजय देवगन की स्क्रिप्ट की पूरी रीराइटिंग मुझे विक्रांत मासी ने नहीं करनी बगैर पैसे के। इट्स वेरी टफ टास्क। अच्छा, आप सर बता रहे थे एक दिन कि जैसे संजय दत्त के बारे में बता रहे थे आप, वो अपने डायलॉग क्या आता है कि ठीक है जो लिखा हुआ है चल तू बोल दे। हाँ, बांट देते हैं, मतलब संजय दत्त और सलमान खान साहब ये 2 लोग ऐसे हैं कि उनको, जो भी बड़ा एक्टर होता है, मुश्ताक जी जानते होंगे, वो लोग बांट देते हैं, उनको खुद नहीं बोलना है। तू मेहनत कर भाई, मैं खड़ा हुआ हूँ, यही बहुत बड़ा स्टारडम है मेरा तो तू बोल दे। जैसे कि ये बोल रहे आसिफ शेख हैं, एक लाइन बोल ले भाई, मेरी ये लाइन है तू ही बोल दे, वो भी तू ही बोल दे। तो संजय दत्त साहब के साथ क्या होता है, गोविंदा साथ में है तो उनको लगता था कि मैं रिलैक्स हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, गोविंदा भी इधर कर लिया। हाँ, तो वो बोले गोविंद साहब को, अच्छा गोविंदा साहब ऐसे टैलेंट है ना कि वो देख आपको रहे होते थे, दिमाग में 500 चीज़ें चल रही होती थी उनकी। तो संजय दत्त बोलते थे कि गोविंदा टैबलेट है, बाकी लोग हम लोग पानी हैं, तो टैबलेट फायदा करेगी, पानी नहीं फायदा दे पार में किसी भी वैसा। तो वो लोग बांट देते थे अपनी लाइन की, लेके जाओ यार, मुझसे मत बुलवाओ। अच्छा, गोविंदा संजय दत्त की बात हो रही है तो एक फिल्म आपने की थी उन लोग के साथ, वो दोनों चोर थे उसमें और आप पुलिस वाले बने हुए थे, वो पकड़ रहे हो पूरी फिल्म में, वो एक और एक 11, एक और एक 11। हाँ यार, डेविड साहब बहुत बढ़िया फिल्म थी। डेविड साहब भी कमाल के आदमी हैं सर, मतलब जल्दी रहती है उनको, खत्म करो। वो सुबह जब आते हैं ना कार से, उनके साथ जाओ, उतरने के साथ वो आया तो जी सब वो रेडी हो रहा है, उसका क्या हुआ रास्ते में, उसका क्या हुआ बस सर नाश्ता करके रेडी, उसका क्या हुआ। कोई भी असिस्टेंट नया पूछते किसकी बात कर रहे हैं, तू इधर यहाँ से आओ, तू नहीं चाहिए,
वो जो बोले उसका आंसर फटाफट। ऐसे सेम सेम ऐसे डायरेक्टर थे कुंदन शाह, सेम ऐसे थे बिल्कुल। कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या, ये करना ले, ये बुलाना है जल्दी, बुलाना है यार जल्दी। ऐसा लगता था इसकी फिल्म है। आज ये भी खत्म कर देना चाहिए, जितना काम है आज ही खत्म कर देता है ये, कर चल चल। तो एक बार बड़ा कमाल हुआ था, मालूम है, ये राजकमल में सेट लगा था। अब ये सीरियल था वो, ये अपन जो बना रहे थे ये लोग, अब नुक्कड़ नुक्कड़ की बात है ना। तो वो एक स्ट्रगलर चला गया सुबह सुबह, तो ये कुंदन शाह ना बाहर ही रहता था, वो आया कि नहीं, ये आया कि नहीं, अरे यार ये भी नहीं आया वो भी नहीं आया। तो एक स्ट्रगलर चला गया, तो बोला सर अरे क्या कर रहा है यार, जल्दी तैयार हो चल। तो वो खुश हो गया, वो खुश हो गया और वो चला गया मेकअप मैन साहब। तो मेकअप मैन ने पूछा कौन सा रोल, बोले सर कुंदन जी ने मुझे बोला है। तो अच्छा बोला होगा, चल भाई मेकअप कर दिया उसका, उसका मेकअप कर दिया, ये कर दिया। और उसके बाद फिर वो सेट पे आ गया। जब सेट पे शूटिंग चलने की, सर मैं आ गया हूँ। हाँ क्या, तो क्या ये कौन है, ये क्यों आ क्या। तो बोले सर आपने मुझे बोला तैयार हो। अच्छा, तो इस तरह के वो जो थे। तो वैसे ही डेविड साहब भी हैं, डेविड, अच्छा बेसिकली डेविड साहब जो है ना वो एडिटर भी हैं। तो वो उनको मालूम होता है कि मुझे क्या शॉट चाहिए, कितना शॉट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करता वो आदमी। एंड ही इज़ वेरी फास्ट, मतलब आप देखेंगे तो ही डायरेक्टर्स में वो इतनी जल्दी फिल्म बनाते हैं वो आदमी। 50-60 दिन हाँ 50-60 दिन में। तो स्टार्स को लेकर के इतनी बड़ी इतनी जल्दी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता चले जाते हैं, ऐसे नहीं इसके मुंह पे ही भूसे की आवाज़ ओवरलैप करो, ये भूसा होगा, ब्लड से बहुत डरते हूँ अच्छा। और ब्लड नहीं देखते। एक बार एक राइटर आए थे, तो उन्होंने बोला कि हमें नरेशन देनी है, हम लोग एसोसिएट, तो हम लोग को तो कोई भाव ही नहीं देता। डेविड साहब आए, मैं आ जाएंगे सर। डेविड साहब को फ़ोन किया, बोले कौन आए, बोले ये आएंगे। बोले तुम लोग हैं, हाँ चाय वाय पिलाए। तो उनसे हम बोले सर चाय कॉफ़ी, अरे ठीक है डेविड किधर है। अब ठीक है, डेविड साहब आए बैठे, तो अब हम उन दिन साहब से जानते हैं, हम लोग खड़े हैं, डेविड साहब बोले बैक बैक बैक। तो वो नरेशन शुरू की, जंगल में कार जा रही है रात को, वाह वाह। बोले नहीं साउंड वाट मत दे, तू आगे सुना नहीं यार। बोलते एक गन निकलती है, आ करके साउंड आता और ब्लड स्प्लेश। बोलते तेरी मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे को कोई और सब्जेक्ट है क्या। वो लोग होते चाहिए नहीं, वो एक सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे पंकज पराशर साहब भी ऐसे, आप पंकज पराशर साहब के साथ लीला, वो एक अलग लेवल पे आदमी है। उनका भी कि बैठे हुए हैं और कोई भी बोला सर कैमरा दबे पाँव पीछे चल पड़ा, बोले ये सब नरेशन करना नहीं, मेरे साथ दबा कैमरा दबे पैर क्यों जाएगा, मैं क्यों जाए, मैं बताऊंगा कैसे जाएगा। वो तो मैं बताऊंगा, डायरेक्टर में हूँ कुछ भी। तो अच्छा, वो पार्टनर का आप एक किस्सा बता रहे थे, अभी न्यूज़ पे मैंने बहुत देखा, वो चल रहा था। डेविड साहब की जो फिल्म है पार्टनर, सलमान खान। जी मैं उसमें असिस्टेंट चीफ एडिटर था जी। अच्छा जी, तो उसमें वो क्या सीन हुआ था, वो डांस वाला, वो पैर के शॉट्स लगाए हैं। एक्चुअली क्या था, गाना है ना कैंडी पों 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 गाना है। तो अब उस उन दिनों जो प्राइस थी, जो भी एक्टर की प्राइस थी, कि सलमान साहब एक प्राइज़ ले रहे थे, गोविंदा साहब एक प्राइज़ ले रहे थे, तो जो कोरियोग्राफर थे वो लॉन्ग शॉट लगाते थे। तो उसमें क्या गमला दिखाया जा रहा है, माहौल पीछे पेंटिंग, एक एक घंटा लगता था शॉट होने में। डेविड साहब को चैन नहीं, बोलते हैं एक बात बता, मेरे बगल में बैठे, बोल रहे यार ये 10 करोड़ एक लेता है, 5 करोड़ एक लेता है, 15 करोड़ का एक्टर है, ये 50 रुपये का गमला दिखा रहा है, 30 रुपये की पेंटिंग दिखा रहा है, मेरी पिक्चर कैसे चलेगी। तो बोले एक काम करो, तुम लोग टांग वांग का शॉट हटाओ, ये सब हटाओ, क्लोज लगाओ सीधा दोनों का, और बोले तुम लोग पों 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 करो अपने आप से। और वो पों पों शॉट लिया, जहाँ भी एडिटिंग में कुछ गलत दिखे पों पों डाल दो, बोला करो। माइंड सर क्या, और ऋषि ऋषि दा ने, आपको पता है जब अभी तो डिजिटल होता है, आप कितना भी शूट कर लो, पहले रीलें आती थी, मतलब रील पे उस पर स्टॉक पे शूट होता था, स्टॉक बहुत महंगा होता था। ऋषिदा ने आनंद अभिमान पिक्चर कुछ 22,000 फीट में पूरी बना डाली थी सर, विथ रिटेक एंड ऑल दैट। नहीं तो बड़े बड़े डायरेक्टर केथर कपूर साहब हों, सतीश जी हों या राजकुमार संतोष, ये 4-4 लाख 5-5 लाख फीट शूट करते हैं पिक्चरें। ऋषिदा 22,000 फीट में है। डेविड साहब, यश चोपड़ा, ये लोग कभी 60,000 के ऊपर गए नहीं। वो दोनों दोनों वो भी ऋषिदा भी इवन बेस्ट एडिटर, बहुत अच्छे एडिटर थे वो। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आपको ऐसा कभी हुआ होगा लाइफ में, होता है कि हम भी कभी फिल्में करते हैं तो हमको लगता है यार ये फिल्म कमाल होगी, कमाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कुछ होता नहीं है। वैसे भी आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि आप किसी बड़े स्टार के साथ आपने काम किया है? मैक्सिमम फिल्म सर, हम लोग भी पिक्चर बनाते हैं, हर सीन हमें लगता है कि ये सीन शोले की तरह याद रहेगा, क्यों बे कालिया तेरा क्या, हर फिल्म हमारी शोले हो। कोई ना, तो कोई ऐसी फिल्म आपकी जिसमें कोई बड़ा स्टार हुआ और आपको लगा यार ये तो कमाल हो, कोई ऐसी फिल्म? नहीं सर, शादी नंबर 1, संजय दत्त और वो अपना फरदीन खान, जाहिद खान, शर्मन जोशी, डेविड धवन, बाशु भगनानी प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद तुमको न भूल पाएंगे, सलमान खान, सुष्मिता सेन, पंकज पराशर, जय हो, ये सब पिक्चरें थी जो हम लोग को लगता था, राधे, दबंग 3, ये सब
कि हमें लगता था ये बॉक्स ऑफिस तो टूट के इतना पैसा आएगा कि मैं तो शायद बंगला ही बना लूँगा कहीं पे। और वो पिक्चर सर आती थी और नहीं चलती, तो हमने मेहनत, ऐसा नहीं है कि सर अच्छी पिक्चर खराब पिक्चर, मेहनत बराबर ही लगती है दोनों में। लेकिन खराब पिक्चर के लिए क्या, अच्छे लोगों पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है। ओ इस पे तो इसको कंट्रोल करो, ये कुछ ज़्यादा ही सजेशन दे तो बन जाती है। तो बहुत अच्छा लगा आलोक जी आपके साथ बात करके, मज़ा आ गया। तो दर्शकों, ये कैमरे के पीछे की कहानी आज आपने देखी, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई आलोक जी ने और बहुत इंटरेस्टिंग थी। और जिस तरह से ये बता रहे थे, और आपने देखा होगा कि ये जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, जिस एक्टर के बारे में बता रहे हैं, वो सेम उसको मिमिक भी कर रहे हैं, मतलब उसकी आवाज़ भी निकाल रहे हैं। तो एक ये भी हुनर है इनमें, है ना? खैर रहने से ये सब साथ रह रहे के इससे कहानियाँ सीखे कि कैसे बताओ, कैसे हो करो, नहीं तो क्या ज़िंदगी बोरिंग है सर। क्या है भाई, रोज सुबह सो के उठो, ये भी ब्लेसिंग है ऊपर वाले की। देवल से एक बार, मैंने लास्ट किस्सा बता रहा हूँ, देव साहब से मैंने पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसी क्या चीज़ें जो आपको आश्चर्यचकित करती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये क्या है? बोलता है, ब्रो, पीपल कम्स टू मी एंड दे आस्क मी कि आर यू फ्री आफ्टर 3 years? I always say yes, I am free after 3 years. They pay me money, they go back. I don't know कि कल सुबह मैं सो के उठूंगा कि नहीं है। बट वो जो उम्मीद है 3 साल बाद की, उसका वो पैसा दे के जाते हैं। मैं कल सुबह उठूंगा कि नहीं मुझे भी नहीं पता, मैं उनको गारंटी देता हूँ। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो आपको जिंदा रखती है कि कल सब अच्छा हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप और अच्छा लिखेंगे और प्यारा प्यारा लिखेंगे और हमारे दर्शकों को परोसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी बात में आप आए। तो दोस्तों, अलविदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले किसी शख्सियत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।